हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। खराब होती हवा। एक ऐसे समय जब कड़ाके की ठंड खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तब यह तथ्य सामने आना और भी अधिक निराशाजनक है कि वायु प्रदूषण भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट केवल दिल्ली और आसपास ही देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि वह उत्तर भारत के अनेक शहरों में भी दिख रही है। फिलहाल उस पर लगाम लगने के कोई आसार नहीं हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे बात बनेगी। इसका कारण यह है कि हवा के विषाक्त होने के लिए अन्य अनेक कारण भी जिम्मेदार हैं, और इनमें से प्रमुख है सर्दियों से बचने के लिए कोयला, लकड़ी, उपलों के साथ कचरे को भी जलाया जाना। भले ही कचरा जलाने पर रोक हो, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं है। वर्तमान स्थितियों में उस पर अंकुश लगाना संभव भी नहीं दिखता। जब निर्धन लोगों को ठंड से बचाने के लिए स्वयं प्रशासन अलाव जलवाता है, तब यह संभव नहीं कि वह लोगों को लकड़ी, कोयले के साथ कचरा जलाने से रोक सके। भारत एक गरीब देश है, और फिलहाल यह कल्पना नहीं की जा सकती कि निर्धन लोग ठंड से बचने के लिए हीटर आदि का इस्तेमाल कर सकें। यह ठीक नहीं कि उत्तर भारत का एक बड़ा क्षेत्र कुछ महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की चपेट में रहता है। वह रह रहकर गंभीर श्रेणी में भी पहुंचता रहता है। सर्दियों के मौसम में ऐसा कुछ अधिक ही होता है। इसका कारण यह है कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों का प्रभावी ढंग से निवारण करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की ताज़ा रिपोर्ट से होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत 2019 में यह कार्यक्रम 100 से अधिक शहरों में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य इन शहरों में हवा के स्तर को सुधारना था। इस कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने के बाद यह पता चला कि लगभग किसी भी शहर ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। ऐसा तब हुआ जब हवा को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न शहरों को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। जिन कुछ शहरों में वायु की गुणवत्ता में आंशिक सुधार हुआ, वहां इन सर्दियों में स्थिति फिर से खराब हो गई है। एक तरह से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत हवा को स्वच्छ रखने के लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यदि इस कार्यक्रम की नाकामी के कारणों का निवारण नहीं किया जाएगा तो फिर स्थितियां बदलने वाली नहीं है। शहरों की
धारण क्षमता। विषम भूगोल वाला उत्तराखंड पर्यावरणीय दृष्टि में बेहद संवेदनशील है। प्राकृतिक आपदाओं का तो इस मध्य हिमालयी राज्य से चोली दामन का साथ है। इसके बावजूद यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से निर्माण से जुड़ी संरचनाओं के मामले की अनदेखी होती रही है। विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के शहरों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप हर साल यहाँ सैलानियों और तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। यह अच्छी बात है। वैसे ही पर्यटन यहाँ की आर्थिकी का महत्वपूर्ण अंग है। जिस हिसाब से सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, उससे आने वाले समय में पर्यटकों का दबाव और बढ़ना तय है। ऐसे में पर्यटन व तीर्थाटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों व नगरों में अनियोजित निर्माण की बाढ़ भी आई है, जिससे तमाम समस्याएं सामने आ रही है। आपदा से कराहता जोशीमठ इसका उदाहरण है। यदि वहाँ भी धारण क्षमता के हिसाब से कदम उठाए गए होते और उसका बोझ कम करने की दृष्टि से आसपास के स्थल भी विकसित किए जाते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। खैर, कहते हैं नो कि जब जागो तभी सवेरा। जोशीमठ के घटनाक्रम से सबक लेते हुए राज्य, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र के शहरों की धारण क्षमता का आकलन कराना आवश्यक है। सरकार ने भी इसे महसूस किया है और वह इस दिशा में कदम उठाने जा रही है। जल्द ही धारण क्षमता के आकलन के लिए एजेंसी तय की जाएगी। इसे देर से ही सही, लेकिन सरकार का सही कदम माना जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह धारण क्षमता का आकलन होने के बाद शहरों में आवश्यक कदम तो उठाए ही, पर्यटन व तीर्थाटन से जुड़े शहरों स्थलों के आसपास के क्षेत्रों को भी पर्यटन सुविधाओं की दृष्टि से विकसित करें। इससे शहरों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी और जोशीमठ जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति होने से बचेगी। धन्यवाद।